हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस पंकज पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत खास वीडियो होने वाला है और ये है रिगार्डिंग आरआरस। ठीक है, कुछ न्यू आरआरस यहाँ पर आए हैं, रिवाइज्ड आरआरस हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स बोलते हैं इनको दोस्तों। और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के यानी डीओई के न्यू रूल्स जो हैं ये अभी आप देख सकते हैं। ये हैं 6 जुलाई 2023 के, यानी कि जो अगली वैकेंसीज आएंगी वो इन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगी दोस्तों, और इसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। यानी कि ये नॉर्म्स जो अब न्यू रिवाइज हुए हैं दोस्तों, इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वीडियो रहेगा आपका 4 पोस्ट इंपॉर्टेंट मेनली जो रहेंगी हमारी, वो रहेंगी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, JNCT ऑफ दिल्ली। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 9 पेजेस का एक सर्कुलर है, और इसमें आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखिएगा, गैजेट है, दिल्ली गैजेट है, ये दोनों में ही अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो हम बात करेंगे इसकी रूल्स की कि क्या नॉर्म्स हैं जो रिवाइज हुए हैं दोस्तों। मैं PDF जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि जो नेम ऑफ पोस्ट मैं बता चुका हूँ, 4 पोस्ट रहने वाली है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और आपका नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। दैन नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, टोटल जो है ये आपकी 24,939 पोस्ट हैं। ये अकॉर्डिंग टू 2019 डाटा के अकॉर्डिंग ये पोस्ट हैं। तो ये जो है ये वेरिएशन हो सकता है इनमें, स्कूल्स के घटने और बढ़ने के ऊपर। कुछ स्कूल्स मर्ज भी हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें स्ट्रेंथ वगैरह कम होती है, तो उस हिसाब से वैकेंसीज कम भी हो सकती हैं, और अगर कुछ बढ़ते हैं तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आता। आप देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये दोस्तों नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है और नॉन गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड B जॉब्स ये हैं। देन पे लेवल की बात करें तो 7 पे लेवल रहता है पे मैट्रिक्स के अंदर, जो 44,900 से 1,42,400 तक जाता है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट हैं ये। और रिक्रूटमेंट की बात करें तो जो TGT पोस्ट के लिए है, वो आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपका जो, अगर आज वैकेंसी निकलती हैं तो 1993 की जो आपकी बर्थ है वो होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों इसमें। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन दोनों ही देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है, अ बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। कम से कम एटलीस्ट 2 साल का ये होना चाहिए। एक बैचलर डिग्री तो आप जानते ही हैं, इसमें 50% मार्क्स होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। और जो कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए उस बैचलर डिग्री के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लास्ट जो ईयर रहता है, फाइनल ईयर है, उसमें सब्जेक्ट एक कम कर देती हैं, लेकिन यहाँ आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। केवीज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जैसे अगर आप साइंस में वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो PCB यानी कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपकी जो है ZBC जो है वो तीनों ईयर ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 साल एटलीस्ट एक कंसर्न सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए। उसके बाद बात करें सेकेंडली, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी 50% मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन में नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और वहाँ आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है जो इस बार नया ऐड हुआ है, ये चेंज इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब तक प्रॉब्लम ये रहती थी कि अगर किसी के बैचलर्स में 50% नहीं बन रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं था, बट अगर मास्टर्स में 50% या हो गए हैं तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं बैचलर डिग्री को, और डायरेक्टली ही आप TGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो रहते हैं, जैसे BLED है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BSc है, इंटीग्रेटेड कोर्स हैं BLED BSc। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज़ हैं दोस्तों, जो NCT की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं
उनसे होना चाहिए। ज़्यादातर ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज दिल्ली के काफ़ी कॉलेजेस में चलते हैं, और अभी भी लगभग 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें ये कराया जाता है, काफ़ी पुराने टाइम से कराए जा रहे हैं कोर्सेज। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जब बनेगी, यहाँ पर एक दिक्कत, यहाँ पर एक पेश ये आ जाता है कि यहाँ 3 साल एटलीस्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि जब आप बीएससी के बाद में बीएड करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है आपका 5 साल का, है ना। तो ये 5 ईयर्स रहते हैं, क्योंकि 2 साल बीएड के और 3 साल आपके बैचलर्स के। बट इंटीग्रेटेड कोर्स जो हैं ये जॉइंट कोर्सेज 4 ईयर्स के रहते हैं, और इनमें 1 साल आपका सेव होता है। लेकिन यहाँ सेम पैटर्न में अगर देखा जाए तो इन 4 सालों में से एटलीस्ट 3 साल आपने वो कंसर्न सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा जानना। देन सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, बीएड वाला है। बीएड हो या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, ये जो आरआई सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, वो ये कराते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो रहेगा 3 साल का रहेगा, वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें दोस्तों। और थर्ड है कि सीटेट मस्ट बी क्लियर। आपका जो सीटेट है वो पास होना चाहिए, ठीक है। पास में वही चीज़ कि ओबीसी एससी एसटीज़ के लिए 82 मार्क्स और 90 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, इतने आपके होने चाहिए सीटेट के अंदर। पेपर 2 के अंदर ध्यान है, पेपर 2 की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि हम टीजीटी पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी टीजीटी पोस्ट की बात करेंगे तो सीटेट आपका देखा जाएगा पेपर 2। देन उसके बाद देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द टीजीटी नेचुरल साइंस शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट इन। ये नहीं पता है कि दोस्तों ये किस में होना चाहिए, बीएससी में मांगा है, बैचलर्स में या मास्टर्स में, लेकिन लिखा है बस केवल कि एक सब्जेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ गिवन है वो देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजी नया सब्जेक्ट है दोस्तों, ये तो पहले भी थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सोचिए ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इस बार। तो यानी कि अगर हम एक सिचुएशन सोचिए कि अगर किसी ने एमएससी एंथ्रोपोलॉजी से की हुई है तो दोस्तों वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है ना। 50% मार्क्स अगर उसके एमएससी में है, एंथ्रोपोलॉजी उसने पढ़ा हुआ है, तो वो भी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों, भले से उसने आर्ट साइड से क्यों ना किया हो। मेरा तो यही मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी को लगा के इन्होंने ऐसा ही किया है। खैर लाइफ साइंसेस तो था, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड तो साइंस के ही हैं। जियोलॉजी भी एक नया सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि मेन कोर स्ट्रीम में अगर हम देखें तो जियोलॉजी भी आर्ट का ही एक सब्जेक्ट रहता है। बट किसी ने एमए जियोलॉजी कर रखी है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। मास्टर्स कर रखी है अप्लाई कर सकता है दोस्तों। बाकी ये तो सब्जेक्ट्स पहले भी थे। दैन सेकंड देखेंगे, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट ले लिए गए हैं, जैसे सोशलॉजी ले लिया गया है। अगर किसी ने सोशलॉजी से मास्टर्स कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन में उसका 50% मार्क्स बन रहा है सोशलॉजी, उसके पास 2 साल रहा है ग्रेजुएशन के अंदर दोस्तों, तो वो पर्सन यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एज का ज़रूर ध्यान देंगे, 30 से कम एज होनी चाहिए, 30 ईयर्स तक का। यानी जो आपका एक कह सकते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस समय पर आपकी एज 30 से अबव नहीं होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देन कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। ये भी नहीं बताया इन बीएससी और एमएससी, खैर आप समझ ही गए होंगे। बीएससी या एमएससी में आपका जो मैथ्स है वो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी इंग्लिश शुड हैव studied English as a subject, and fifth, the exact requirement of subject will be indicated at the time of each recruitment। जब भी नोटिस आएगा दोस्तों कि एग्जैक्ट क्राइटेरिया आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा और डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। देन 6 देखेंगे दोस्तों, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड रिलैक्सेबल हैं क्वालिफिकेशंस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ DSSB कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट ऑप्शन वेल क्वालिफाइड, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज, देखिए वेदर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रमोशन है तो एज की वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो एज एप्लीकेबल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि अगर कोई पर्सन 35-40 का भी है और वो इन सर्विस है और वो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है उसको बियर करता है, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट प्रमोशन। बट प्रमोशन में इस बार दोस्तों एक चीज़ ये की है, आप 10th वाला पॉइंट देखिए कि पहले जो प्रमोशन हुआ करते थे 50% रिक्रूटमेंट प्रमोशन से हुआ करते थे और 50% डायरेक्ट हुआ करते थे, बट इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार क्या हुआ है कि 20% जो है वो प्रमोशन के थ्रू है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80% है। तो देखिए रेशियो प्रमोशन का बहुत कम कर दिया गया है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जब भी चांसेस ज़्यादा होते, मतलब जब भी रेशो ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वैकेंसी आने के चांसेस, ज़्यादा आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं दोस्तों। देन यहाँ पर पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल रहता है, आपको मालूम ही होना चाहिए। किसी भी बी ग्रेड लेवल जॉब में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का ही प्रमोशन रहता है दोस्तों ज़्यादातर। और नो प्रोबेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन फ्रॉम नर्सरी टू टीजीटी। अगर कोई नर्सरी या प्राइमरी टीचर से प्रमोशन में आ रहा है तो वहाँ पे प्रोबेशन नहीं होगा दोस्तों। देन उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट उसकी 11th पॉइंट की, तो इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन डेपुटेशन, तो यहाँ देख सकते हैं 623 जो पोस्ट हैं, है ना, वो फिल हो जानी है प्रमोशन से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है, डीओई के अंदर जो प्राइमरी में टीचर लगे हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में बिल्कुल 1 to 5 बोलें तो उनके लिए 623 पोस्ट हैं। 125 जो पोस्ट हैं डीओई के अंदर वो नर्सरी टीचर से टीजीटीज़ के लिए हो ही जानी है ना। तो ये हो गई आपकी, दोनों ऊपर वाले हो गए डीओई के लिए। और जो आपका सी वाला पॉइंट है 3354 सीट्स जो हैं ये फिल की जानी है दोस्तों एमसीडी के असिस्टेंट टीचर्स या प्राइमरी टीचर्स प्रमोट होंगे। देन 312 जो सीट्स हैं दोस्तों ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ठीक है। तो आप देखिए कि ये एमसीडी का रहेगा, ठीक है। और जो ऊपर डायरेक्टरेट के थे, अब 374 देखेंगे ये सीट्स जो है ये लैब असिस्टेंट के लिए, लेकिन लैब असिस्टेंट को भी प्रमोशन दोस्तों तभी मिलेगा जब लैब असिस्टेंट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो, यानी कि आपका बीएससी और एमएससी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो। अगर बीएससी में 50% मार्क्स नहीं हैं तो यहाँ प्रमोशन में वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक मेन पॉइंट ये लिखा हुआ है कि द कंडीशन ऑफ सिक्योरिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन द केस ऑफ असिस्टेंट टीचर ऑफ एमसीडी और लेबोरेटरी असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये नहीं अप्लाई होगी, शेल नॉट अप्लाई। इस कंडीशन में अगर उनके मार्क्स 50% से कम भी हैं लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, यानी कि वो जिसमें साइंस में अगर मान लीजिए वो प्रमोशन मांग रहे हैं और उन्होंने कोई भी एक सब्जेक्ट जो मैंने आपको ऊपर बताए थे वो 2 साल तक पढ़ा हुआ है, तो 50% मार्क्स नहीं भी हैं फिर भी वो प्रमोशन पा जाएंगे दोस्तों। तो 50% वाला जो रूल है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है दोस्तों। देन डिपार्टमेंटल कमिटी आप जानते हैं, देख लीजिएगा ये लोग हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में, ये कंफर्मेशन कमेटी में है। और यूपीएससी से कंसल्टेशन का मामला तब बैठता है, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये ए ग्रेड जॉब नहीं है दोस्तों, बी ग्रेड जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, तो यहाँ पे यूपीएससी से कंसल्टेशन कोई मैंडेटरी नहीं रहता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। मैंने कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में क्लियर करूं आपको। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्दी ही मैं जो टेस्ट सीरीज़ है या मैं कहूँ प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोज़ हैं वो मैं लेकर के आने वाला हूँ अपने चैनल पर, DSSP के लिए ही, नेचुरल साइंस के लिए ही। तो हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे दोस्तों डेफिनेटली। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम जो मेरा चैनल है
उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी खबर ये है कि बहुत जल्दी ही वैकेंसीज़ निकलने वाली हैं DSSS की, और जैसे ही वैकेंसीज़ आती हैं दोस्तों, मेरा चैनल पहला होगा जो ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो बने रहिएगा साइंस बंकर्स के साथ। थैंक यू सो मच।